बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राघवेंद्र दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, देश दीपक वर्मा, पूर्व महासचिव राज्यसभा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल कांग्रेस से लूं, लेकिन उससे पहले देश दीपक जी आपकी राय जानना चाहेंगे। आप राज्यसभा में महासचिव रह चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या इस देश की जरूरत नहीं है? मैं इस पर अपने अपने एज पूर्व राज्यसभा महासचिव की तरह कमेंट करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर रहा हूं। जी सर। और उस समय जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करती थी और काम करने में जो बाधा आती थी वो ये आती थी कि हम काम किस समय करें, क्योंकि हर वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता था और काम करने में बहुत बाधाएं आती थी। हाँ। और उस समय सबके मन में इच्छा होती थी कि अगर ये इलेक्शंस एक ही समय में हो जाए और उसके बाद काम करने की स्वतंत्रता रहे तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, काम करने वाले अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा होगा, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने एक कमेंट दिया जो अपने पुराने अनुभव के आधार पे। जी। अब जहाँ तक इस संशोधन का सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का, मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें आपत्ति करने की क्या बात है। दो बातें हैं, एक होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और दूसरा होता है उसकी प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या स्टेप्स होगा, कैसे किया जाएगा, इसके लिए जेपीसी का प्रस्ताव किया गया है। जेपीसी में ये बातें उठेंगी। बस जहां तक उसकी लीगलिटी का सवाल है, जहां तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल है, मैं जी। नहीं समझता हूं कि ये किसी भी तरह से उसमें कोई बाधा है। ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से लीगल है एंड इट इज डिजायरेबल फॉर द कंट्री। ठीक है राहुल यादव जी, भाई कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? क्यों आपको लगता है भाई फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, संविधान बदलने की कोशिश है? अच्छा, कोई भी बात छोटी मोटी आएगी सब में संविधान थोड़ी बदल जाएगा राहुल भाई। नहीं, देखिए, ये ठीक बात है। ये विधेयक जो है संविधान विरोधी है और ये संवैधानिक ढांचे के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। अच्छा, कैसे? इसमें भाजपाई अभी अभी तो भाजपाई ये कह रहे हैं कि साहब अब तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। फिर ये कल को कहेंगे एक देश एक पार्टी होनी चाहिए, एक देश एक नेता होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 75 बार संविधान, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में अभिभाषण था कि कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला। इनको बदलने और संशोधन में फर्क ही नहीं पता। खड़गे जी ने, ये जब विधेयक आया उससे पहले खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी को 4 पेज का एक संक्षिप्त पत्र लिखा था 17 जनवरी 2024 को। उसमें सारी चीजें और सारी खामियां इसमें बताई गई थी। संविधान बदलने के लिए इन्होंने 400 पार का जो नारा था वो संविधान बदलने के लिए ही दिया था। और इस विधेयक में पूर्ण रूप से आरएसएस की मानसिकता से तैयार किया गया ये विधेयक है। और इसमें आरएसएस जो था, आरएसएस 30 नवंबर 1949 को भी आरएसएस ने ये कहकर संविधान को खारिज कर दिया था कि इसमें कुछ भी मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है, इसलिए संविधान बदलना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नहीं कैसे बदलेगा? एक देश एक चुनाव से संविधान कैसे बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने अपनी पार्टी लाइन रख दी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बता दीजिए कि बदलेगा कैसे? अरे साहब, बदलेगा, ये संविधान में इनकी आस्था नहीं है, इनकी आस्था ही नहीं है। वो आपकी पार्टी लाइन है राहुल जी। 1949 को ये चीजें नहीं, देखिए, संवैधानिक ढांचे पर, संघीय ढांचे पर कैसे हमला है? संविधान कैसे बदलेगा? संघीय ढांचे पर सीधा सीधा हमला है इनका। संघीय, जब संविधान में इस चीज का प्रारूप है कि साहब इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि जो है चुनाव कब करवाने हैं और तारीखें निश्चित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। और अब ये जो सीधा इलेक्शन कमीशन का जो है ये आर्टिकल 324 में दे रखा है चुनाव आयोग के अधिकार और चुनाव आयोग की सीमाएं क्या है। तो सीधा सीधा सा ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है इनका। और आरएसएस से प्रेरित है ये इनका जो विधेयक जो इन्होंने लाया है। अच्छा, 1971 से पहले जब लास्ट चुनाव 1967 में हुए थे, जब इंदिरा जी चुनी गई थी, जब 1967 में इलेक्शंस हुए थे, उस समय क्या हुआ था? वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, ये बात ठीक है कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ उस समय। हाँ। लेकिन उसमें कहीं कुछ चूक रही होगी, कहीं कुछ निकल के आया होगा। अब आप वो उदाहरण दे रहे हैं कि साहब एक परिवार में
एक परिवार में 4 मेंबर है और आज 40 हो गए, तो उसके लिए संसाधनों की भी तो अधिक आवश्यकता होगी ना। आप समझिए, दोनों चीजों में भिन्नता है। आप उसको उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आज इसको आपकी आप बातें फिट नहीं कनेक्ट बैठ नहीं हो सकते। रही है। मैं संजीव कौशिक जी के पास जाता हूं, उसके बाद अनिरुद्ध जी के पास जाता हूं। संजीव कौशिक जी, क्या आपको भी लगता है संवैधानिक प्रक्रिया इससे बिगड़ेगी और संघीय ढांचे पर हमला ही है? 15 जून 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में अनुच्छेद 289 को पेश किया, उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत जैसे देश में इलेक्शन हर 5 वर्ष के लास्ट में आना है। लेकिन क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ स्टेट है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सीमा रेखाएं हैं, अलग अलग उनके डिमांड्स है, उसके आधार पर हमेशा सालों भर इलेक्शन होते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक चुनाव आयोग की स्वतंत्र रूप से गठन होनी चाहिए, जो हमेशा तैयार हो कभी भी चुनाव कराने के लिए जब भी जरूरत पड़े। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित सक्सेना थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की स्थिति कोई अमेरिका की तरह 4 साल की स्थिति नहीं है कि 4 साल के लिए निश्चित चुनाव कर दिए जाओ और उसके बाद में चुनाव फिर अगले 4 साल के बाद में ही होगा। यहाँ हमेशा ये ऐसा इसलिए भी कहा गया, और संवैधानिक जो संकट की बात कही जा रही है वो इसलिए भी कहा जा रहा है कि यदि 5 साल में एक बार ही चुनाव हो तो फिर अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, फिर विश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, फिर विधानसभा भंग करने की स्थिति आई यदि केंद्र सरकार के द्वारा, तो फिर उस समय क्या स्थिति आन पड़ेगी। और आप हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल में चुनाव एक बार इसलिए कराएंगे क्योंकि इससे बचत होगी, और तो दलीलें ये दे रहे हैं कि 5 साल 2020 में यदि चुनाव हो जाए और 2024 में यदि किसी की सरकार गिर जाती है, उस परिस्थिति में क्या 1 साल के लिए आप विधायक को चुनेंगे? अच्छा, आप जो बात कौशिक जी, आप जो बात कह रहे हैं इसमें एक चीज है, आप जो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं वो जेपीसी में उठाई जाएंगी, तो जेपीसी में ना भेजने के बजाय इसको सिरे से खारिज करना, क्या ये ठीक है? अभी सुधार की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है ना संजीव कौशिक जी। अभी और है, अभी कहानी शुरू हुई है ना। सिरे से खारिज कर देना किसी भी चीज को क्योंकि मोदी सरकार लेकर आई है या राहुल गांधी जी लेकर आए हैं तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, या अरविंद केजरीवाल लेकर आए उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है ना। विवेक भाई, लोकतंत्र की परिभाषा तो ये है कि हर व्यक्ति की सुनी जाए। आप हमें चुप मत कराइए। एक ऐसी सरकार एक ऐसी योजना लेके आती है जो केवल मेरी बात मैं आपको चुप करा रहा हूं संजीव कौशिक जी। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मेरी बात तो कम से कम आने दीजिए ना। ये सरकार डरती क्यों है लोगों के बीच में जाने से? 5 साल तक केवल बैठे रहने के लिए एक बार चुनाव करा लिया और उसके बाद में घर में 5 साल के लिए चले गए, यहाँ से विदेश चले गए, यात्राएं कर रहे हैं, और वहां से आएंगे 5 साल के बाद में 200 रुपए पेट्रोल में कमी करेंगे, कहेंगे वोट हमें दे दो, डीजल में कमी करेंगे, कहेंगे वोट हमें दे दो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आखिर देश की जनता के बीच में जाने से ये राजनेता डरते क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है? मेरा तो मानना यह है कि हर 6 महीने पे चुनाव हो, जनता को कम से कम उसकी हैसियत का पता चले कि जनता सरकारें बदल सकती है। संजीव कौशिक जी, मेजॉरिटी चाइना से थोड़ी लेकर आए हैं, यहीं इसी देश से इलेक्ट होकर आए हैं देश में लोगों से। ये राजनेताओं के निरंकुश हो जाने का कारण बनेगा। ये आप बात नेताओं के निरंकुश हो जाने का कानून बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं उसका जवाब लेता हूं। खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, क्या क्षेत्रीय पार्टियों से आपको डर लग रहा है, इसलिए एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं आप? विवेक जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत के, देखिए कांग्रेस और विपक्षी दलों की तो आदत है जब भी कोई भी बिल आएगा तो ये विरोध के नाम पे विरोध करेंगे। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में आया कि सबका खाता कैसे खुल सकता है, फिर यूपीआई में आया कि भाई डिजिटल क्रांति नहीं हो सकती क्योंकि यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं किया जा सकता। आज भारत पूरा कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में यूपीआई के थ्रू जितना पेमेंट होता 60% भारत का हिस्सा है। इसी तरीके से हर चीज में इनकी आदत है कि टांग अड़ाने की, विरोध करने की। कंस्ट्रक्टिव डिबेट में पार्टिसिपेट ये लोग नहीं करना चाहते। लेकिन ये जरूरी क्यों है? आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देश दीपक सर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे, इनको तो बहुत ज्यादा अनुभव हम लोगों से ज्यादा होगा कि जब चुनाव होता है तो जनरल इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन, फिर लोकल बॉडी इलेक्शन, फिर पंचायत का चुनाव, यानी कि 5 साल के अंदर अमूमन मान के चलिए 2.5 साल केवल चुनाव ही चुनाव में समय बीत जाता है। इसका मतलब जैसे जनरल इलेक्शन हुआ, फिर पता चलता 3 महीने बाद ब्यूरोक्रेसी रिफल होती, स्टेट हेड चेंज होते, तमाम चीजें होती, उसके बाद तब तक चलता असेंबली इलेक्शन आ गया। असेंबली इलेक्शन होने के बाद स्टेट के अंदर चेंजेस शुरू होते, उसके बाद नेक्स्ट लोकल बॉडी इलेक्शन गया, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव। और मजेदार चीज, पंचायत चुनाव में आप देखिए एक साथ 4 बैलेट डाले जाते हैं। ग्राम प्रधान का अलग बैलेट होता है, ग्राम पंचायत सदस्य का अलग बैलेट होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का अलग होता है, जिला पंचायत सदस्य का अलग होता है। लेकिन चारों में ऐसा नहीं, अलग अलग
कि एक ही वोटर वोट करके आता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियां अलग हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश का अभी जनरल इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतते हैं, हम वहीं पे 7 के 7 सीट जीत जाते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतते हैं। अगर कहीं पे चुनाव होता था पहले उड़ीसा में, तो पता चलता था उड़ीसा में बीजू जनता दल जीतती थी, सेम टाइम पे इलेक्शन होता था और वहां भारतीय जनता पार्टी लीड करती थी। तो इसलिए ये तो हुआ क्षेत्रीय दल का। दूसरा, इसका लाभ कितना होगा? अगर सारे चुनाव होंगे एक साथ में तो 2 लाभ सबसे बड़ा है। आज के टाइम पर अमूमन मान लीजिए 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह जी तो ऑलरेडी उसमें मेंबर हैं। उनका कहना है कि लगभग जब चारों चुनाव एक साथ हो, जब अलग अलग टाइम पर होते हैं, तो लगभग 5-5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। लेकिन जब ये सारे चुनाव एक साथ होंगे तो इसका खर्चा बचत होगा 50,000। जिस देश की अर्थव्यवस्था 40 लाख 45 लाख करोड़ की, अगर वहां 5 लाख करोड़ रुपए सीधा बच रहा है, वो पैसा किसको जाएगा? जनता को जाएगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, जनता का विकास होगा। एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है? कुछ आ रहा है अगर सर? 6 महीने पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, जीएसटी भर रही है जनता कुछ नहीं आ रहा है। जनता की बात मत कीजिए। नहीं, पेट्रोल डीजल तो जीएसटी में आ ही नहीं पा रहा है। ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं, बाकी ये सब क्यों आदमी नहीं आज बहुत बैठ के, चाहे आम आदमी जी। पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे क्या कांग्रेस के प्रवक्ता, तो कई रूलिंग स्टेट में है, ये लोग कम से कम बैठ के हटा के जीएसटी क्यों नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल को। जी नहीं, लेकिन अनुज भाई, जितने मैं पूरा पैसे इलेक्शन में खर्च होते हैं ना, जितने मैंने पैसे सवाल इलेक्शन क्यों में पूछा? खर्च होते हैं, चुनाव उससे जीता ज्यादा है, पैसे सियासत आप का अपने क्या? दोस्तों के सलीम माफ कर कौशिक जी देते एक हैं। सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं क्योंकि राघवेंद्र दुबे वेट कर रहे हैं बहुत देर से। उनके पास जाएंगे ना विवेक जी, बस पहले। कंप्लीट करूं उसके बाद। आपको वक्त दिया, अब दोबारा आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी एक बात बताइए, 2/3 बहुमत चाहिए आपको, कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? ना आप लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटा पाएंगे, ना राज्यसभा में जुटा पाएंगे। लोकसभा में जब नहीं जुटा पा रहे तो राज्यसभा में तो मतलब ही नहीं बनता है। अगर ये लोग आलोकतांत्रिक बातें करते हैं, डेमोक्रेटिक उसमें जाना चाहिए, तो 32 पार्टियां तो आज सपोर्ट में है, 15 पार्टियों विरोध में क्या उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 32 पार्टी सपोर्ट में। एक ये बात है। दूसरी बात ये आती जो मैं गिना रहा था जरूरी क्यों। एक तो हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरा जो रिसोर्स लगेंगे, तीसरा जो पॉलिसी पैरालाइज्ड हो जाती है। भाई 3 महीना चुनाव हुआ जनरल इलेक्शन में, फिर 3 महीना में ब्यूरोक्रेसी रिसफल होती है, फिर उसके बाद में वहां पे उनके डिपार्टमेंट ठीक बात, होने चलिए शुरू हो जाते हैं। जी, ये सारी चीज करते ठीक बात करते है। पॉलिसी जो होता ठीक पैरालाइज हो बात है। जाती है। 2.5 साल जी। तक हम चुनाव के मोड में रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 8 चरण में होते हैं। आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 8 चरण में वो करवाते अलग हैं विषय है, कौन सा चरण जी। में कहां पे चुनाव होता है, कहीं पे किस परिस्थिति में कैसा चुनाव। लेकिन जब तो वन नेशन वन ये इलेक्शन अचानक होगा, से उसमें बिल आने से मल्टीपल चरण परिस्थिति तो होंगे। बदलेगी। ऐसा थोड़ा कि एक ही दिन में नहीं, एक बिल देश आने में से चुनाव हो परिस्थिति जाएगा। थोड़ी बदल जाएगी। परिस्थिति तो वही रहेगी, चैलेंजेस वही रहेंगे। चरण मैं- अलग चीज है, जी। चरण अलग चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन अलग चीज है। अच्छा, राघवेंद्र दुबे जी के पास जा रहे हैं। भाई दुबे जी, क्या आपत्ति है उसमें- आपकी? देखिए, अभी पूरा आपने सुना इनको, जी। वक्ता ने बहुत सारी बातें की, लेकिन बात वहीं पे आ गई। इससे हाँ। फायदा होगा, इससे ये होगा वो होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर कोई विधानसभा है, अगर विधानसभा में कोई अविश्वास आ जाता है किसी सरकार के खिलाफ और वो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सरकार उसमें चली जाती है, हाँ। उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या वो उसी स्थिति में बनी रहेगी? क्या उसका और कोई तोड़ है? नहीं है उसका, क्योंकि एक पूरे परिदृश्य में एक चुनाव कराना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये देखा गया है कि अलग अलग चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के क्षेत्र का अलग मुद्दा होता है, राज्य का अलग मुद्दा होता है, केंद्र का राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। तो इसका मतलब कि जो मुद्दे राज्य सरकार के मुद्दे रहेंगे वो क्या गौड़ हो जाएंगे, क्या वो खत्म हो जाएंगे? ये तो बात करेंगे कि हम भाई काला धन वापस लाएंगे, आए या ना आए, लेकिन जो राज्य का मुद्दा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुद्दा है, तो वो क्या मुद्दा खत्म हो जाएगा या मुद्दा दब जाएगा? और ये हमने बात अभी की, इसका कोई जवाब अभी नहीं आ रहा कि बीच में कोई सरकार गिर जाती है, फिर उस स्थिति में क्या होगा? क्या फिर पूरे में चुनाव होगा या फिर वहां पर स्थिति ऐसी रख दी जाएगी कि वहां हंग असेंबली बनी रहेगी? इस जी। तरीके की स्थिति रहेगी। जी तो इस तरीके की अगर कोई स्थिति बनती है, जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्थिति सवाल में उठाया। क्या मैं देशदीपक सर से इसका जवाब एक थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल वो एस्पेक्ट इसका जान लो कि क्या हो सकता है इसमें। देशदीपक जी, मध्यावधि चुनाव बड़ा एक टर्म सुना है हमने। अगर बीच में 2 साल की टर्म में कोई सरकार अल्पमत में चली जाती है, कोई सरकार गिर जाती है, तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन का फिर क्या होगा?
देखिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही, जरा जरा माइक चेक कीजिएगा। देखिए ये जो प्राविधान लाए गए हैं उसमें मिड टर्म इलेक्शन और जनरल इलेक्शन को डिफाइन किया गया है कि किस केस में मिड टर्म इलेक्शन होगा और किस टर्म में जनरल इलेक्शन होगा। अगर किसी कारणों से कोई सरकार कहीं पे गिर जाती है तो ये नहीं कहता कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की संभावनाओं को नहीं तलाशा जाएगा। अगर दूसरी गवर्नमेंट के लोग अगर ये कहते हैं, हाँ दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार बनाई जा सकती है, हाँ तो उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर सारी परिस्थितियों को, सारी चीजों को देखते हुए अगर ये निर्णय लिया जाता है कि ये इसको डिसॉल्व कर दिया जाए या इस प्रोविजन के अंतर्गत डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में उसका जो नई वो बनेगी वो बैलेंस पीरियड के लिए बनेगी, केवल बैलेंस पीरियड के लिए बनेगी, ताकि जब अगली बार चुनाव हो उसके बाद वो रेगुलराइज हो जाए। तो ये प्रोविजन किया गया है। ये प्रोविजन शुरुआत की, जिसको कहते हैं ना कि नया कोई प्रावधान लागू किया गया, उसकी जो समस्याएं और सर, ये कठिनाइयां लेकिन होती हैं दीपक वो दीपक सर, कठिनाइयां हमें जी झेलनी दीपक सर, पड़ेंगी। जी दीपक सर, इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन था आपसे। ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात हो गई कि हमें एक चुनाव कराना चाहते थे, पता चला 3-3 चुनाव कराने पड़ रहे हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन में कराया, फिर एक मिडिल में कराया, फिर जब दूसरी बार होगा फिर उसमें कराएंगे। नहीं, आप इस बात को देखिए ना, कितनी जगहों पे ऐसा हुआ है। जी हमें कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए कि हम जो बार बार इलेक्शन कराते हैं वो इलेक्शंस का कास्ट कितनी है, और अगर किसी तरह से ये संभावना बनती है कि सरकार गिर गई या सरकार की नहीं बन पाई, ऐसे केसेस कितने होते हैं। अगर आप दोनों का उदाहरण का, दोनों सिनेरियोज का कंपैरिजन करेंगे तो तब भी आपको ये लगेगा कि वन नेशन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो देश के लिए मतलब इसके लिए फायदेमंद है। प्रोविजन है, इसके लिए प्रावधान किया गया है, और जब बात इसके लिए- जेपीसी के पास गई है तो कुछ और आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा। राहुल यादव जी, 4 पैसे बच जाएं तो क्या आपत्ति है भाई, देश का ही बचेगा। ये देश की जनता के ऊपर करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का इसके ऊपर जनता के ऊपर बोझ अतिरिक्त खर्च आएगा। अतिरिक्त खर्चा आएगा। हाँ। और ये जो फॉर्मूला वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है, ये उस आदमी ने दिया है जिसने नोटबंदी दिया था, और उस आदमी ने जिसने एमए के बाद बीए किया है और फालतू के एक्स्ट्रा 2AB के फॉर्मूले बताता है, और किसान विरोधी कानून लेकर आता है, फिर वापस ले लेता है। हम तो कह रहे हैं साहब इसको जेपीसी में रेफर कर दीजिए। जो नाले से गैस निकाल के पकोड़े तलने की बात करते हो, उनसे देश चलने की बात नहीं हो सकती। वो ये देखिए, मैं आपको गंभीरता से इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये सीधे सीधे संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। ये मैं इसको नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो और मतलब जब सरकारें गिरेंगी, मतलब सरकारें गिराने में 47 भी- से नहीं, मतलब नहीं, आप ये राहुल जी आप ये कह रहे हैं सरकारें 47 से 71 तक की सरकार बेवकूफ थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार और बेवकूफ उस थी। समय के सरकारों ने उस सुधार- समय के नहीं, प्रधानमंत्री सरकारों ने सुधार भी तो किए, जी लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उन सरकारों के मुखिया एमए के बाद बीए नहीं किया था उन सरकारों के मुखिया ने। नहीं आपने आप कहा ना समझिए इस ये बात को। फैसला बेवकूफी भरा है, तो पहले भी तो वन नेशन वन इलेक्शन होता था। मैं तो यही पूछ रहा नाले हूँ। से गैस निकाल के नाले से गैस निकाल के पकौड़े नहीं, नहीं सर, तले वो- थे उन सरकारों ने। वो- आप उन सरकारों का कंपैरिजन इनसे मत करिए। नहीं मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो वन नेशन नहीं, वन आप इलेक्शन की comparison बात कर रहा हूं। अरे साहब, वक्त की जो जरूरत होती है उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। तभी हम कह रहे हैं कि आप इसको तो CPC बैलेट में पेपर रेफर भी करिए। आप तो बैलेट पेपर पर लौटने की बात कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्यों ना लौटा जाए। नहीं तो दुनिया के विकसित देश, जो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने, जी। जहां से ये ईवीएम आई, उन देशों ने ईवीएम को क्यों नकार दिया? आप इसका जवाब देंगे? तो वैसे तो दुनिया के कई देश वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन करवा रहे हैं तो उनमें कुछ खामियां भी है। हर देश की भौगोलिक स्थितियां अलग होती है। वहां पे संविधान बदलने की बात नहीं करी जाती। ठीक है, मैं जबकि संविधान अनिरुद्ध बदलने जी की से बात इसका की जवाब जाती ले है। ले रहा हूं। इनके नेता कर रहे हैं। जी जी अनिरुद्ध जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ये कहा जाता फलाने देश में ऐसा हुआ, धमकाने देश में ऐसा हुआ। भारत भाई एक विकसित देश है, विकसित देश होने जा रहा, भारत विकास कर रहा है। आप यहाँ पे कभी कहते ईवीएम कम हो जाएगा, कभी कहा जाता कि अरे इतने चरण में चुनाव होते। चरण अलग चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन अलग चीज है। एक बूथ के अंदर एक डबल मशीन रखी जा सकती, आज भी 2-2 मशीन लगती। अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती तब 3 मशीन रखी चली जाएगी, 4 मशीन रखी चली जाएगी। और दूसरी बात विवेक जी, मजेदार चीज ये है,
कांग्रेस को छोड़कर लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी, इवन समाजवादी पार्टी भी, बसपा ने सपोर्ट कर ही दिया, इवन सारी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की काफी नेता चाहते वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन राहुल गांधी जी का जो एक नहीं, ये पेंडोरा बहुत बॉक्स बड़ी खबर चलता आप है दे कि रहे नहीं हैं। नहीं, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी के दल सपोर्ट में आ सकते हैं, लगभग सभी चाहते हैं। आप किसी भी लीडर से पूछिए, कौन, आप एक बात बताइए, कौन डेली बैठ के क्या कहते हैं, चुनाव 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 चुनाव। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि एक बार चुनाव हो जाए और वो पॉलिसीज और इंप्लीमेंटेशन लोगों के बीच में जाके काम करें, और उसके बाद 4 साल बाद उनका एनालिसिस हो। बीच में मिड टर्म इलेक्शन होता है, अगर कोई विधानसभा लोकसभा की सीट अगर वैकेंट होती है तो मिड टर्म चुनाव होता है, राज्यसभा में भी चुनाव होता है, नहीं तो लोकसभा में भी चुनाव होता है, धर्मेंद्र विधानसभा में ड्यूरेशन के लिए चुनाव धर्मेंद्र होता है। यादव सदन फिर में जब कोई संस्कृत में थोड़ी बात करे थे, उन्होंने खुलकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश जी, की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने तो खुलकर विरोध किया। आप कह अंदर रहे खाने कांग्रेस को सारे लोग छोड़कर चाहते लगभग हैं, सभी ये दल सारे साथ। लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। अब क्या अच्छा। करें, विरोध वही तो है, जैसे यूपीआई का विरोध कर रहे थे, स्वदेशी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन का विरोध कर रहे। ये लोग कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं करते हैं, विरोध के नाम पे विरोध करते। इसे लिखा है कि भाई किसी ने बताया होगा कि हम विपक्षी, हमारा काम है विरोध, यानी कि अब मोदी जी जो लेके आए, अगर मोदी जी कह देना कि कल बाएं नाक से नहीं, लेफ्ट नाक से सांस नहीं लेना है, या सांस लेना ऑक्सीजन लेना, तो ये लोग वो भी बंद कर देंगे, नाक से सांस नहीं लेंगे। ये नहीं, ये तो कमाल की बात है। ये दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुबे जी क्या कह रहे हैं? ये अंदर खाने आप लोगों की बातचीत हो गई है, कह रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब ठीक है मामला। देखिए, इनका क्या है, बिना सोचे समझे कोई भी जुमला फेंक देना, वो पूरा होगा नहीं दुबे होगा। जी, आपकी आवाज आपने नहीं देखा साफ आ रही। वन नेशन वन टैक्स का भी एक जुमला आया था, 1000 पन्ने का टैक्स का वो बन गया। आज तक जितने टैक्स वाले एडवोकेट हैं वो आज भी कंफ्यूज हैं, कितना टैक्स किस में लगेगा। वन नेशन भाई, वन कौन सा टैक्स टैक्स दे दिया, इतना मतलब एडवोकेट काम बढ़ा कंफ्यूजन दिया भाई। इन्होंने, उसको कंफ्यूज कर दिया। नोटबंदी इनका आपने देखा ही लिया किस तरीके का हुआ, 2000 का नोट छपाया, वो भी वापस ले लिया। भाई, आप कोई काम ऐसा क्यों नहीं करते हैं जो सोच समझ के लिया हुआ निर्णय हो, जिससे देश का कोई फायदा हो। इस तरीके के निर्णय जो अव्यवहारिक हैं, जो असंवैधानिक हैं, उस तरीके के निर्णय लेना, मुझे लगता है कि इस तरीके के निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे सभी का नुकसान है। जब अगर कई चरणों में चुनाव फिर भी होगा तो फिर इसका वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या हुआ। अभी उपचुनाव में आपने देखा ही होगा कि ये 8 राज्यों में 8 विधानसभा के चुनाव तो एक साथ करवा नहीं पाते हैं। अभी बिहार में एक फेज में, क्या बिहार में एक ही बार में चुनाव करा के आप देख ले, वही कर ले। अब पूरे आप राज्यों की बात करते तो अव्यवहारिक बात नहीं होनी चाहिए, बात वो हो जिसे आप लागू कर सकें। लेकिन आपको तो तानाशाही करना है, आपको थोपना है जनता पर, तो इस तरीके के काम कोई भी ना हो। जिस तरीके से आपके पहले के शुरू पे हुए, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वन नेशन वन टैक्स का हो, सभी में आपने यही काम किया और आखिर में वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, फेल हो गया। नहीं, यही मैं मामला यही जेपीसी कहूंगा चला कि गया। समाजवादी दुबे जी, मामला पार्टी जेपीसी में पूरी चला गया है। तरीके से इस अखिलेश जी को वन बोलते हैं नेशन वहीं पेच वन कसवा के दीजिएगा। खिलाफ है, क्योंकि ये धरातल पर जी। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, नहीं मैं है। कह रहा हूं मामला और जेपीसी हमने में है। अब जो कहा, आपको चाहिए उसका अभी तक कोई जेपीसी में जवाब उस पर नहीं। चर्चा हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपको जो चाहिए जेपीसी में उसमें चर्चा हो सकती है कि प्रारूप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शंस कहां पर हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, बिल जेपीसी में है लेकिन किसी भी चीज को सिरे से खारिज कर देना कि भाई चाहिए ही नहीं, कहां लेके आ रहे हो यार, ऐसा होता है क्या? विवेक भाई, आपने कहा कि क्या एतराज है 4 पैसे बच जाए तो। उस सरकार के लिए 4 पैसे बचाने की बात कर रहे हैं जो 14 पैसे अपने व्यापारी मित्रों को फ्री में, मुफ्त में ऐसे ही छोड़ देती है और माफ कर देती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल इनको सत्ता से सिर्फ एकमात्र मकसद यह है कि पिछले 10-11 सालों में जिस तरह से शासन किया है, इनको डर है कि अब जनता के बीच में जाएंगे तो कौन सा मुंह दिखाएंगे। ये किसी तरह से लोकतंत्र पर कब्जा करने की एक जुगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको देश के विकास के लिए ही काम करना है, वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत है तो कीजिए। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़े, गरीबों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। पूरे हिंदुस्तान की स्कूलों की व्यवस्था एक जैसी हो जाए, एक जैसे पूरे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए। वन नेशन वन एजुकेशन के साथ साथ वन स्वास्थ्य व्यवस्था की भी बात कर ले, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर ले, उसके बारे में बात कर ले। दरअसल इसके बारे में ये बात ही नहीं करेंगे। ये बात वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं है। झारखंड जैसे एक विधानसभा चुनाव कई चरणों में कराते हैं और कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का चुनाव करा दे रहे हैं। तो ये केवल और केवल माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता के बीच में जाने से डरते हैं। मेरा मानना यह व्यक्तिगत तौर पर, और हमारी पार्टी भी यही मानती है कि जनता के बीच में आखिर, जब मैंने कहा कि संविधान सभा में इस बात की चर्चा चली थी कि लगातार लोगों के बीच में जन नेताओं का काम है जाना, ताकि
जनता इसमें के दो बीच में चीजें- ये जी। विश्वास बना रहे ठीक है, कि मैं इसका हमारे जवाब वोट अनिरुद्ध की जी से कीमत- ले लूंगा, मेरी लेकिन बात- मुझे पूरी मैं जनता जी। में पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। जनता को ये विश्वास बना रहे कि हमारे वोटों की कीमत है, हमारे वोटों की कीमत इतनी है कि सरकारें इससे बनती और बिगड़ती है। आप 5 साल के लिए चाहते हैं कि जनता को एहसास करा दें कि तुम्हारे वोट की हमें जरूरत ही नहीं है, हम 5 साल बाद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर। क्यों साहब, जनता से डरते क्यों है आप? जनता के बीच में नहीं, यदि नहीं। आपको जाना है तो हमेशा जाइए लोगों के बीच में। ये 5 साल वाली जुगत नहीं चलने वाली है। 1967 तक, सुनिए ना मेरी बात संजीव कौशिक जी, 1967 तक एक देश एक चुनाव होता था। 71 में इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश का मूड भांपा, उनकी लहर चल रही थी, उन्होंने 71 में चुनाव करा लिया 1 साल पहले ही, और इसके अलावा कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था, तो इस चीज का फायदा मिला। अब सवाल इस बात का है कि जब 71 तक ये प्रक्रिया चल रही थी, 81 से चुनाव आयोग इस बात की सिफारिश करता रहा है, तो क्यों ना इस पर मिलकर बैठकर बातचीत करके एक मत कर लिया जाए, या फिर एक कॉमन कोई एजेंडा निकाला जाए कि ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है। मतलब कि सबसे ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही लगता है, इससे ज्यादा जरूरी कोई अन्य काम नहीं है। 67 तक ये चुनाव होता रहा, मुझे भी पता है पहली बार केरल की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश क्या की गई थी, और उस समय ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और वहां का असेंबली भंग हुआ था। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? अलग अलग राज्यों के अलग अपने गिरवांशज होते हैं, राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। आप केंद्र के मुद्दे के सामने राज्यों के मुद्दे को गौण क्यों करना चाहते हैं? आप दोनों का घालमेल क्यों करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा। मैं इस सवाल पर जाऊंगा अनिरुद्ध जी के पास, लेकिन उससे पहले दीपक जी के पास जाता हूं। क्या दीपक जी, आपको भी ऐसा लगता है? पॉलिटिकल सवाल आपसे बेशक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चूंकि देश की राजनीति को भी बड़ी करीब से जानते रहे, तो आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो पॉलिटिशियन से भी आपका नाता पड़ता ही रहा होगा। क्या इससे कुछ डिफरेंस बनेगा पॉलिटिकल सिस्टम में? देखिए, मैंने सभी पार्टियों के दलों के साथ, सरकारों के साथ काम किया है, जी, वही मैं कह रहा था। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अंतर आने वाला है। शायद ये फियर ऑफ अननोन है, क्योंकि एक चीज आने वाली है और सबको आशंका हो रही है कि इसमें पता नहीं क्या चीज छिपी हुई हो। बट मेरा पूरा विश्वास है कि जब जेपीसी में इस पे डिस्कशंस होंगे, इसमें जी। सारी बातें होंगी, तो ये इन आशंकाओं का निराकरण हो जाएगा। और अगर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो जेपीसी उसको भी रिकमेंड कर सकेगी कि आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन करें। जेपीसी ये भी कर सकती है कि हम एक स्टेज के बजाय 2 स्टेज में इस चीज को पूरी तरह से अचीव करें। ये भी एक संभावना ही, मेरा व्यक्तिगत मत है। जी। लेकिन ये सोचना कि इसकी वजह से किसी एक दल को फायदा होगा या किसी एक दल को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे वो सही नहीं लगता। जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह एक छोटा सा विवेक भाई, जी, संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक कुछ कहना जाना चाहिए। चाहिए। संजीव कौशिक, हाँ। चूंकि जानकार है तो एक छोटा सा आक्षेप है मेरा सर से, कि क्या राज्य के जो गिरवांशज है, राज्य के जो मुद्दे होते हैं और केंद्र के जो मुद्दे होते हैं, क्या दोनों के इलेक्शन एक बार करा दिए जाए तो दोनों में टकराहट नहीं होगी, मतदाताओं के बीच में एक भ्रम नहीं बनेगा कि किस मुद्दे पर किसको वो वोट करें? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि विधानसभा के चुनाव में वही वोटर किसी और को वोट देते हैं और जी। लोकसभा के चुनाव में वही वोटर ठीक किसी है, और को दीपक वोट जी देते हैं। जल्दी से, दीपक जी। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना, इससे आप मतदाताओं को कमतर आंक रहे हैं। आप दिल्ली के चुनाव देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए और तुरंत राज्यसभा के चुनाव हुए, स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, और उसमें लोगों ने अपना मत अलग अलग ढंग से दिया। तो हमारी जो जनता है वो पहले के मुकाबले में बहुत जागरूक हो गई है। आप कभी मैंने कहा अपने दोनों एक बार साथ की काम बात कर रहा कर हूं सर, मैं आप दोनों इलेक्शन एक बार कराने की बात कर रहा हूं, उस समय की परिस्थितियों के बारे में मैं बात कर नहीं, रहा उसमें हूं। वो आप दोनों इश्यूज नहीं, वो इश्यूज कॉमन होंगे भी, तो जनता को इतनी समझ है, आप इसको मान के चलिए कि उनको इतनी समझ है कि वो नेशनल इश्यूज को और स्टेट इश्यूज को अलग कर सकें और उसके हिसाब से ही अपना निर्णय दें। और आप देखेंगे जब ये चीज लागू होगी तो आपको बड़े आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देंगे। ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ए पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आशंका है, ये सब फियर ऑफ अननोन है। ठीक है, मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास आ रहा हूँ, उसके राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ। अनिरुद्ध जी। प्रताप सिंह। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उड़ीसा का चुनाव होता है
और बीजू जनता दल कॉन्टिन्यूअस जीतती और भारतीय जनता पार्टी वहां पे लीड करती लोकसभा में, और विधानसभा में हम चुनाव नहीं जीत पाते थे। पहली बार ऐसा हुआ उड़ीसा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो और दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चारों के चुनाव एक साथ होते हैं और चारों के अलग अलग बैलेट पे चुनाव होते हैं। तो ये सब चीजें तो अलग बात है। क्योंकि हाँ, संजीव जी ने एक बात कही थी कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब बिल आया था, वन नेशन वन एजुकेशन के ही लिए आया था, मोदी जी जब लेके आए, तो उसमें लोकसभा में आप तो क्या कहते हैं, साथ ही नहीं थे, हमारे विरोध में वोट किए। आयुष्मान कार्ड आपने दिल्ली वासियों के लिए लागू नहीं करने दे, क्योंकि उसमें मोदी जी का क्या कहते हैं कार्ड लगता, गरीबों को आप हेल्थ की सुविधा नहीं देना चाहते हैं। तो रहेगी बात ये, जब ऐसी चीजें होती तो आप लोग उसमें बगले झांकते हैं। लेकिन चूंकि विरोध करना है, विवेक जी, विरोध करना है, तो इंडिया अलायंस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो विरोध करने का एक होता है कि नहीं, मोदी जी ये लेके आए हैं, अब इसका विरोध करना है। अनिरुद्ध भाई, ओडिशा में अब की बार तो बीजेटी निपटा दिया आप लोग, अब की बार तो आपकी सरकार बन गई। हाँ, तो क्या ये मैं वही कह रहा हूं, एक साथ चुनाव कराने का लाभ नहीं मिला आपको? ये सवाल उठेंगे इसके बाद। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हर जगह के चुनाव होते। उसी समाजवादी पार्टी में हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, पूरी सीट पे हम क्लीन स्वीप करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम 37 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। तो ये सब चीजें केवल गौड़ करने के लिए अलग बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत, क्योंकि इन लोगों को ना देश की सरकार पे भरोसा होता है, ना देश की न्याय व्यवस्था पे इनको भरोसा है, ना देश की सेना पे भरोसा है, ना देश की ब्यूरोक्रेसी पे इनको भरोसा है, ना देश की जनता पे भरोसा। भाई भरोसा किस पे है इनको? जी राहुल यादव जी, इसका जवाब केवल इनको एक चीज पे भरोसा है, कांग्रेसियों को, OCCRP पर, जॉर्ज सोरेस भरोसा, किसी पे नहीं। साख भी तो आप ही ने खराब किया है। देखिए हमें मोदी जी पर भरोसा नहीं है। मोदी जी पर इसलिए भरोसा नहीं है कि इन्होंने किसानों के लिए काले कानून लेकर आए थे और वो भी उनको वापस लेने पड़े। 2000 का एक नोट चला पाए अपने 10 साल में, वो भी इनसे ठीक से नहीं चला, वो भी रह गया। अच्छा, ये कह रहे थे कि इनके पक्ष में सभी पार्टियां हैं, तो फिर इस बिल को, इस विधेयक को 2/3 बहुमत क्यों नहीं मिला? ये लोकसभा में क्यों फेल हो गया अगर इसके पक्ष में थे तो? अभी आपने कहा, देखिए ये इनका मूल उद्देश्य जो है एक नया संविधान लाना है, जिनका नारा इन्होंने 2019 के चुनाव में भी इन्होंने दिया था कि 400 पार, हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदलेंगे। इनका नया संविधान लाने का मूल उद्देश्य जो है वो इनका है। इनके जो देश का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, इस संविधान में इनका कोई आस्था नहीं है। जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके हो और संविधान की प्रतियां जलाई हो, उनकी संविधान में आस्था कैसे हो सकती है? मैं काउंटर करना चाहता हूं। एक सेकंड आ रहा हूं राहुल जी, ठीक है, जवाब दीजिएगा अनिरुद्ध जी, उसके बाद दोबारा रुक करेंगे। जी बार बार बाबा साहब जी की, जिनके लिए लोग छाती पीटते, उन्हीं बाबा साहब को इन लोगों ने 2-2 बार चुनाव हरवाया था। एक बार हराया कांग्रेस ने, नेहरू जी तो तब तो थे। बाबा साहब को तो पहली बार संविधान सभा सदस्य नहीं बनने दे रहे थे, और भंडारा से और पूर्वी और बॉम्बे सेंट्रल से यही लोग चुनाव हराए 1951 1954 में। आज बाबा साहब खोखला, वो क्या कहते हैं, ब्लैंक कॉपी लेके जाते हैं और बताते हैं संविधान को, तो ये लोग नहीं मानते हैं। और वो व्यक्ति संविधान को बात करते हैं जो आपातकाल कभी उठा के क्या कहते हैं आए, और क्योंकि इनके मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ था, एक हाई कोर्ट के जज ने इनके मन मुताबिक फैसला नहीं दिया था, और इन्होंने रात क्या हुआ कि वहां पे आपातकाल लागू कर दिया। बात करते संविधान बचाने, ये सब चीजें इन पे शोभा नहीं देती है। मैं वही कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव बातें कोई नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें तीनों लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई आपका लॉ, इसमें नुकसान क्या है, आप ये बताएं ना। संविधान, आप ये बात चिपकती नहीं है। जज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इंदिरा गांधी जी के ऊपर क्या आरोप लगा था? राजनारायण जी जब कोर्ट में गए थे, धांधली का, रिगिंग का लगा था चुनाव में। बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब को हमने, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, संविधान सभा के सदस्य तक बनने नहीं दे रहे थे आप लोग। 1951 1954 में आप लोगों ने चुनाव उनको हरवा दिया था, भंडारा से, बॉम्बे सेंट्रल से कांग्रेस ने चुनाव हरवाया था, नेहरू जी थे। बाबा साहब को लेके आप लोग इतना गाना गा रहे हैं। भाषण हुआ था 15 नवंबर 1949 को। अरे चुनाव में हरवा दिए थे, इतना ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उसमें बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान निर्माण में चुनाव क्यों हरवाया था कांग्रेस ने बाबा साहब को? श्रेय जाता है। ये खुद बाबा साहब के शब्द थे 25 नवंबर 1949 को। 1951 1954 में चुनाव फिर कांग्रेस ने क्यों हरवाया था? और उसके अनुशासन को जाता है।
और आपने बाबा साहब को और संविधान को लेकर क्या कहा? अच्छा, बाबा आपने साहब को संविधान भारत की रत्न तक तो आत्मा की आप लोगों ने धज्जियां दिया उड़ाई, नहीं था। आपने बाबा साहब के पुतले फूके, संविधान की प्रतियां जलाई। अच्छा, बाबा साहब को फिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया? इतना आपको मान सम्मान दे, चलो मान ले, चलो जो आप तो पिछला पाप था बाबा आप साहब लोगों को ने किया किया, अछूत कि कहने बाबा वाले साहब को थे, आपने आप तो भारत रत्न अछूत क्यों नहीं मानने दिया वाले था? थे। आप तो कहते थे कि अछूत तो आप लोग अछूत मानते कहने थे। वाला। देखिए नहीं, मंडल आप- कमीशन देखिए जितने दिन तक आप दबा अछूत के कहते थे बाबा साहब का। बात वन नेशन आप वन आरएसएस इलेक्शन की की है, विचारधारा के थे। तो हम आपने टॉपिक तरीका हम साहब टॉपिक विवेक जी, हम ये टॉपिक पर ही अपनाया रहें, था। टॉपिक पर ही रहें तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं हो है, इसमें क्या नुकसान है एक नहीं बता पा रहे। संविधान वो संविधान ये, और बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को ना भारत रत्न दिए, बाबा साहब को चुनाव ये हरवा दिए, बाबा साहब को संविधान सभा के सदस्य नहीं बनने दे रहे थे। ठीक है। आप जवाब मंडल कमीशन का रिपोर्ट कौन दबा के जी। बैठा हुआ था? नहीं, बात वन नेशन वन इलेक्शन की राघवेंद्र दुबे जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। करवाइए, हम 50% की जो सीमा जी। है आरक्षण की, हम उसको भी हटाएंगे। दुबे जी, अगर आपके अगर जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर दिया जाए जेपीसी में, तो क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं राहुल जी JPC में अभी उसका मसौदा, राहुल जी जी उसका क्या प्रारूप होगा? जी मैं बोलिए पूरा कर जी, चाहता बोलिए। हूं कि कहीं भी इनमें तालमेल ही नहीं है। देखो, राज्यों के मुद्दे एक अलग है। जहां तक अभी बता रहे थे कि 4 ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या जिला पंचायत, इनके 4 बैलेट एक साथ पड़ते हैं। आप देखो, ये क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनका एक अलग एजेंडा होता है, राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे राष्ट्र से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो अलग मुद्दे होते हैं। उनका आपस में कैसे तालमेल हो जाएगा, वो कैसे बनेंगे? और फिर अभी स्थितियां जब बताई, उस पर कोई जवाब अभी किसी भी एक्सपर्ट के पास, सरकार के पास अभी नहीं है कि अगर कोई विधानसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा, या फिर राज्यों के एक अपने मुद्दे हैं, उनका फिर क्या होगा। अभी कह रहे थे 2 पैसे बचाने के लिए चुनाव हो रहा था, भाई ये तो वो भी बता रहे थे कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। आज तक तो किसी के खाते में आए नहीं। बता रहे थे विदेशों से काला धन वापस आ जाएगा, वो डबल और हो गया। तो जो नहीं, वो तो वो अगर कहीं बीच में 2 साल 3 साल के बाद सरकार गिरती है तो उसके लिए प्रावधान होगा उसमें, वन नेशन वन इलेक्शन में। अगर कहीं बीच में सरकार गिरती है, सरकार निरस्त होती है, सरकार को किसी रीजन से जाना पड़ता है, तो उसमें चुनाव कराए जाएंगे, उसके लिए कोई प्रावधान होगा अलग से। वही तो डिस्कस करने की बात की जा रही है, उसी चर्चा की बात की जा रही है। बात तो फिर वही हो गई ना, पुनः मुझको भव कि दोबारा फिर चूहा बन जाओ। मतलब एक बार में एक चुनाव पूरे राज्य का होगा, फिर दोबारा हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा। बात तो वही हो गई जी। ठीक है, इसका जवाब मैं अनुज जी से लूं, लेकिन संजीव कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि यदि 3 साल के बाद में कोई सरकार भंग हो जाती है तो फिर दोबारा चुनाव कराएंगे तो उसे 2 साल का ही उसका कार्यकाल होगा। पहले होता कि 5 साल का कार्यकाल होता, अब 2 साल का होगा। तो फिर अगले 2 साल के बाद में पुनः वो चुनाव कराए जाएंगे, तो पैसे की बचत कहां से होगी? जरा ये समझा दें हमको, कोई अर्थशास्त्री मेरे दिमाग पर में नहीं घुस रहा है। तो एक चुनाव जो 5 साल के लिए होना था, वो बीच में भंग होने की वजह से 2 साल के लिए वो विधायक चुना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इसमें पैसे की बचत हो रही है। तो ये कुल मिला के स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, वो एक जुगत लगाने का प्रयास कर रही है कि किसी तरह से लोगों के बीच में जाने की जरूरत ना पड़े, एक बार बैठ कुंडली मार करके और पूरे सारे मुद्दों को और ये संभव भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है। ये एक ऐसा सिगूफा छोड़ दिया और इस तरह का जुमला छोड़ दे रही है जिसपे अब हम लोग चर्चा करते रहेंगे लगातार। इससे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, न देश को कोई लाभ होने वाला है, न लोगों को कोई लाभ होने वाला है। अरे भाई साहब, चुनाव जब होता है तो लोग जाते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, लोग खर्च करते हैं, गरीबों में पैसे जाते हैं। वो कोई कुर्सी लेकर ढोता है, कोई कुर्सी लगाता है, कोई बैनर लगाता है, कोई पोस्टर लगाता है, सारा फ्लुएंसी बढ़ती है लोगों के बीच में। तो पैसे खर्च होते हैं, उससे देश का विकास होता है, न कि देश बर्बाद होता है। जब लोगों के पैसे, राजनीतिक दलों के पैसे जब लोगों के बीच में जाते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। आप इसको रोकना चाहते हैं, किसके लिए रोकना चाहते हैं? अपने चंद व्यवसायी मित्रों के लिए रोकना चाहते हैं कि जब जी में आएगा उनको देंगे, राइट ऑफ करेंगे और लेकिन बार-बार इसके लिए। लेकिन हर साल चलेगा, लेकिन हर साल देश चुनावी प्रक्रिया में रहता है, ये बात भी तो सच है ना संजीव भाई। कोई ऐतराज नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र पर खत्म देना चाहते हैं, तो ऐतराज कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें हर साल सोचिए आप कितने पैसे खर्च होते हैं। सब बचा लीजिए, फिर सब बचा लीजिए, चुनाव ही मत करवाइए, दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं है, निरंकुश शासन बना लीजिए आप।
खूंटा ठोक करके उसके बाद में मैंने कहा कि 5 साल के बाद में आएंगे और कहेंगे कि नहीं, ये गैस सिलेंडर में हम 200 रुपए कम कर दिए, वो फिर हमें दे दीजिए। फिर वो चले जाएंगे विदेश, पेरिस लंदन घूमने चले जाएंगे 5 साल के लिए, ऐश मौज करेंगे। जनता के बीच में जाने का जो प्रक्रिया है उसको खत्म क्यों करना चाहते हैं आप? जनता के बीच में जाना होगा आप कह रहे हैं कि हर पार्टी को जनता के बीच में जाना पड़ता है हर बिल्कुल साल, जाना चाहिए, तो बिल्कुल इससे बचने जाना की चाहिए। प्रक्रिया। जब अनिरुद्ध जी, इसका जरूरत जवाब फिर मैं पड़ता राहुल जी है, कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध भाई, जनता ही वो तराजू है जो तौलेगी कि आपने सही काम विवेक किया भाई। या गलत काम किया। शायद मैं गलत ना हूं, 2014 से लेके 2024 के बीच में मुझे लगता है दिल्ली में शायद मिड टर्म राज्य का चुनाव हुआ था, बाकी शायद किसी स्टेट में मिड टर्म का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, या अगर हुआ हो तो शायद मुझे गाइड करें कौशिक जी, बड़े भाई हैं, बताएं और कौन से राज्य में मिड टर्म चुनाव हुआ है? नहीं हुआ है ना? इतना हम लोग निगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि मिड टर्म चुनाव होगा, मिड टर्म चुनाव होगा, यहाँ पे चुनाव होगा? आप बताइए ना कि 10 साल में अंतराल पे कहाँ पे मिड टर्म चुनाव हुआ है? लगभग चाहे अपोजिशन की सरकार रही, चाहे एनडीए अलायंस की सरकार रही हो, केवल मुझे लगता है दिल्ली को छोड़ के कहीं चुनाव नहीं हुआ है। जो 2015 का चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें मिड टर्म में चुनाव हुआ था, बाकी शायद कहीं नहीं हुआ था। जब इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि हम कांग्रेस नहीं, का लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे, अनिरुद्ध बाद भाई, में कसम जी। तोड़ दी थी। अनिरुद्ध भाई, अब तो पार्टी ही शिफ्ट हो जाती है, तो चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती मिड टर्म। नहीं, विवेक भाई, पार्टी शिफ्ट होने की बात मैं कह जी। रहा हूं कि वो ठीक है, किसी भी हालत में सरकार तो चल रही 5 साल, वो अलग विषय है, किसके साथ शिफ्ट होती। जी जी, बोलिए, पूरा कर लीजिए। देश दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पूरा कर लीजिए पहले। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मिड टर्म चुनाव नहीं, तो बार बार नेगेटिविटी नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है जी, किसी भी चीज को लेके बहुत नेगेटिविटी लाने। मैं तो ये बात शुरू से कह रहा हूं, भाई, चर्चा से क्या एतराज है? चर्चा तो कीजिए। देश दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देश दीपक जी, देखिए, इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने एंटी डिफेक्शन एक्ट जब से पास किया हाँ। और जब से ये आया राम गया राम वाली टेंडेंसी कम हुई है, तब से, जैसा कि अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, कि मिड टर्म इलेक्शंस बहुत कम हुए हैं। ये जरूर होती है कि पूरी की पूरी पार्टी डिफेक्ट हो गई तो एक कोलिशन के बजाय दूसरे कोलिशन की सरकार बन गई, ये अलग बात है। लेकिन हाउस को डिसॉल्व करना पड़ा हो, दिल्ली में भी इसलिए करना पड़ा कि शायद मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया उस समय अपनी सरकार को पूरा, इसलिए करना पड़ा मिड टर्म इलेक्शंस मेजॉरिटी होते हुए भी। तो अब जो स्पेशली आफ्टर द एंटी डिफेक्शन एक्ट, अब ये होने लगा कि पार्टियां मर्ज कर जाती हैं या उसका 1/3 हिस्सा मिलकर के दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है, ये तो हो रहा है। लेकिन ये संभावना अब काफी कम हो गई है, और जैसा कि उदाहरण दिया गया यहाँ पे कि ऐसा हुआ भी नहीं है जिसमें कि आपको हाउस को डिसॉल्व करके फिर से फ्रेश इलेक्शन करा। तो एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की संकट या इस तरह की स्थिति बार बार आएगी। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, अनिरुद्ध जी, संजीव, कौशिक और राघवेंद्र दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए।